यो व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, तो जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं मैं आपको बता देता हूं, मैं हूं सीए निशांत कुमार और हम लोग यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। हर क्लास में हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं और उसका पूरा का पूरा डिटेल रिवीजन हम लोग करते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। और जब यहाँ पर आप रिवीजन सीरीज से कोई भी लेक्चर करते हो तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का शेड्यूल है जो कि पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हमारा जीएसटी का शेड्यूल है। आज है 7 अप्रैल 2026। ये रिवीजन सीरीज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और 7 अप्रैल 2026 को जो हम लोगों का रिवीजन वाला टॉपिक है वो है ई वे बिल। तो हम लोग अपना ई वे बिल से रिलेटेड रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को बुक्स कैसे मिलेंगी और नोट्स वगैरह आप लोगों को कैसे मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है। ठीक है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है kumarnishant.com। बाय द वे, अगर आप लोग चाहते हो कि आप मेरे साथ साथ ही क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो तो आप यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको ये तीनों बुक्स भी मिल जाती हैं, आपको पूरा एलएमएस मिल जाता है विद एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग। फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आप ही लोग कनेक्टेड रहते हो। जैसे आपको अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग वो डाउट्स उस ग्रुप में पूछ सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। मैं भी उस ग्रुप में कनेक्टेड रहता हूँ तो मैं भी आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देता हूँ। एंड 9 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपके पास रहती है, अनलिमिटेड व्यूज रहते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छे खासी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, बाकी अब आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ये कहां से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूं। तो जब आप यहां पर मेरी वेबसाइट पर आओगे तो आप कोर्सेज पर क्लिक करोगे। कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी: सीए कोर्सेज, सीए कॉम्बो कोर्सेज, सीए बुक्स और उसके बाद स्टॉक मार्केट। तो आपको क्या करना है, आपको सीए कोर्सेज में आकर यहां पर व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो सीए से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज आपको यहां पर दिख जाएंगे। आपको ये वाला कोर्स देखना है, टैक्सेशन रिवीजन वाला कोर्स। जब आप इस टैक्सेशन रिवीजन वाले कोर्स में आओगे तो आप देखोगे कि जितने भी चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, सारे नोट्स आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। यहां से आप नोट्स के यहां से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, बुक्स आप कैसे ऑर्डर करोगे, तो यहां पर आपको सिंपली बुक्स पर आना है और बुक्स पर आने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको 3 बुक्स सॉल्व करनी है, एक तो इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, एक जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और एक स्कैनर। आप चाहो तो हार्ड कॉपीज की जगह ई बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो जिससे आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाए, बट ई बुक्स आर नाइदर डाउनलोडेबल नॉर प्रिंटेबल। ठीक है, तो ई बुक्स आपके फोन पे चल जाएंगी, आपके आईपैड पे चल जाएंगी, आपके टैबलेट्स पे चल जाएंगी, आपके कंप्यूटर्स पे चल जाएंगी, वो ओपन हो जाएंगी। आप उनसे देख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उनका प्रिंट नहीं कर सकते, उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही आप लोगों को देना चाहता हूं। राइट, दैट्स इट गाइस, बस इतना ही मुझे बताना था। अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑन ई वे बिल। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ ई वे बिल। अब ई वे बिल बेसिकली होता क्या है, ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो सर ये वे बिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक तो हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन ये वे बिल क्या होता है। तो देखो, जब भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो जो भी ट्रांसपोर्टर होता है, जो भी ट्रक का ड्राइवर होता है, जो भी गाड़ी का ड्राइवर होता है, उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है। उस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि जो सामान वो इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है वो सामान किसने भेजा, वो सामान कहां तक ले जाया जा रहा है, वो सामान है क्या क्या, उस सामान की वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो इलीगली कोई सामान इधर से उधर तो नहीं ले जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग वे बिल। और जब यही वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ई वे बिल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ई वे बिल। तो देखो, ये देखो, हम लोगों के पास ये है सबसे पहला कि व्हाट इज एन ई वे बिल एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हाट इज एन ई वे बिल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो देखो यहां पर सबसे पहले, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल दैट प्रूव्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ई वे बिल क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी के पोर्टल पर जनरेट किया जाता है और उससे गुड्स का मूवमेंट जो है, गुड्स का जो मूवमेंट है वो प्रूव होता है। डन। इट इज मैंडेटेड बाय सेक्शन 68 एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 138 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। ठीक है, ये मैंडेटरी हो जाता है। अब देखो, नाउ द थिंग इज, व्हेन इज द ई वे बिल रिक्वायर्ड। क्या अगर मैं 2 रुपए की टॉफी भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो क्या मेरे पास वे बिल होना जरूरी है, क्या मेरे पास ई वे बिल होना जरूरी है? द आंसर इज नो। ई वे बिल की रिक्वायरमेंट तभी अराइज होती है जब जितना भी सामान आप लेकर अगर जा रहे हो तो वो 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा की वैल्यू है तो। ठीक है, अगर वो 50,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू का सामान है जो आप इधर से उधर लेके जा रहे हो, तब तो आपको वे बिल की जरूरत है, तब तो आपको एक ई वे बिल की जरूरत है। और यहां पर ये जो 50,000 रुपीज है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी।
ठीक है, दिस 50,000 रुपीज इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो बहुत ध्यान से इस बात का समझना, हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स अभी तक देखे कहीं पर भी हम लोगों ने वैल्यू में जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, कहीं पर भी अगर हम लोगों को डिटरमिन करना होता था, चाहे वो एग्रीगेट टर्नओवर हो, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि वैल्यू के अंदर जीएसटी इंक्लूड किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर दिस ई वे बिल। तो जब भी आपके गुड्स होंगे, सपोज मैं 45,000 रुपीज के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा हूं, ठीक है, अब 45,000 रुपीज में अगर मैं 18% का जीएसटी ऐड करता हूं, तो 45,000 इंटू 1.18 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 53,100 रुपीज। तो वैसे तो देखा जाए तो गुड्स की वैल्यू 45,000 रुपीज है, लेकिन अगर जीएसटी इंक्लूड कर दिया जाए तो गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज क्रॉस कर जाती है। और क्योंकि गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज क्रॉस कर जाएगी तो इसलिए ई वे बिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो दिस इज मैंडेटरी इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सीड्स 50,000 रुपीज। अगर 50,000 से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू होती है तो फिर ई वे बिल की जरूरत होती है। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू देखो, दिस इंक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट या यूनियन टेरिटरी टैक्स, स्टेट या यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। ठीक है, excludes the value of exempt supply where invoice is issued for both exempt and taxable supply। अगर इनवॉइस में taxable और exempt supply दोनों हैं तो फिर exempt supply वाली वैल्यू को हम लोगों को एक्सक्लूड करते हुए चलना होगा। ठीक है, ये कौन कौन से मूवमेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है, ये इन रिलेशन टू सप्लाई, मतलब अगर आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो सप्लाई करने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए आप लेकर जा रहे हो तो यहां पर ई वे बिल की जरूरत होती है। फॉर रीजंस अदर दैन सप्लाई, अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो लेकिन आप गुड्स को बेचने के लिए नहीं लेके जा रहे हो। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस दैट रिसेंटली हैपेंड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। वो यहीं प्रयागराज में केस हुआ था। सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज एन एडवोकेट। तो वो जीएसटी के वो जीएसटी की प्रैक्टिस भी करता है, लीगल केसेस वगैरह वो सॉल्व करता है। तो ही गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, ही से एंड द गाय ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन सेड कि ट्रक हमारा जब्त हो गया है और वो पुलिस स्टेशन में है, आप प्लीज जाकर उसको पुलिस स्टेशन से छुड़वा लीजिए। तो इसने पूछा कि क्यों हो गया है, तो बोला ई वे बिल नहीं था। ठीक है, अब इसने पूछा कि क्यों ई वे बिल नहीं था, तो बोले पता नहीं ये लोग पागल हो गए, हम लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जनरेटर लेके जा रहे थे क्योंकि 3 दिनों के लिए हमें किसी एक शादी में जनरेटर से बिजली प्रोवाइड करनी थी। तो क्या हम जनरेटर को बेचने के लिए लेकर जा रहे थे, नहीं, हम जनरेटर का यूज करके बिजली की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लेकर जा रहे थे। जनरेटर की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, लेकिन जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे वो 3 दिन में 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से 15,000 रुपए हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो हम सर्विस सप्लाई करने जा रहे हैं, हम ये जनरेटर बेचने नहीं जा रहे हैं, हम इस जनरेटर से अराइज होने वाली सर्विस सप्लाई करने जा रहे हैं। हमने उनको ये प्रॉपर ऑफिसर्स को ये समझाने की कोशिश भी की, पुलिस वालों को हम लोगों ने ये समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो आप जाके प्लीज गाड़ी छुड़वाइए या देखिए या क्या करना है। तो वो क्यों पुलिस वालों ने गाड़ी जब्त की, इवन दो द जनरेटर वाज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, इट वाज बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर रीजंस अदर दैन सप्लाई। जनरेटर की डायरेक्ट सप्लाई नहीं होने वाली थी, जनरेटर की डायरेक्ट सप्लाई नहीं होने वाली थी, लेकिन जनरेटर से यूज होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने वाली थी। ठीक है, जनरेटर से यूज होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने वाली थी, और जो जनरेटर जो कि कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो 50,000 रुपीज क्रॉस कर चुकी थी। वो 50,000 अगर क्रॉस करेगी तो ई वे बिल की जरूरत आएगी। ठीक है, तो फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ सामान मंगवा रहा हूं, अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान मंगवा रहा हूं, 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है, तो भी मुझे ई वे बिल तो भी उस वाली चीज के पास, उस वाले व्हीकल के ड्राइवर के पास भी ई वे बिल होना चाहिए। ठीक है, तो ई वे बिल की जरूरत कब कब पड़ेगी, अगर आप सप्लाई के लिए मूवमेंट करवा रहे हो तब भी, अगर आप सप्लाई के अलावा किसी और पर्पस के लिए मूवमेंट करवा रहे हो तब भी, और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो तब भी ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फिल पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 बिफोर मूवमेंट। अब यहां पर होता क्या है, ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाना होता है, और जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 भरना होता है मूवमेंट शुरू होने से पहले। अब ये कौन करेगा, कौन है ये रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर भी रजिस्टर्ड हो सकता है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सप्लायर ये पार्ट ए भरेगा, या जो रेसिपिएंट है वो पार्ट ए भरेगा, या अगर मान लो या ट्रांसपोर्टर पार्ट ए भरेगा। देखो तीन ही पार्टीज है, एक तो सप्लायर जिसने माल भेजा, एक रेसिपिएंट जिसको माल मिलेगा, और तीसरा ट्रांसपोर्टर जो माल लेकर जा रहा है। ठीक है, तो 3 पार्टीज है हमारे पास, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट। डन। अब देखो, registered person must fill part A of form GST EWB 01 before movement।
तो मूवमेंट शुरू करने से पहले एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाकर फॉर्म जीएसटी EWB 01 का पार्ट ए भरना होता है। कौन सा पार्ट भरना होता है? पार्ट ए भरना होता है, पार्ट बी नहीं भरना होता। रजिस्टर्ड पर्सन को मूवमेंट शुरू होने से पहले सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए भरना होता है। लेकिन ये कौन सा वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा? सप्लायर होगा या रेसिपिएंट होगा या फिर ट्रांसपोर्टर होगा? तो इसके लिए बोला जाएगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन इसको भरेगा हु causes the movement of goods. ठीक है, the registered person who causes the movement of goods. I'll just show it to you. वो registered person इसको भरेगा who causes the movement of goods. Who causes the movement of goods. ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी EWB 01 का पार्ट ए भरेगा who causes the movement of goods. Now who will be considered to have caused the movement of goods? अभी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्सेप्शंस इन दीस सिचुएशंस ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने देखा था, अच्छा ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको जीएसटी EWB 01 का पार्ट ए भरना होगा वो कौन हो सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड। ठीक है, ई-वे बिल की जरूरत कब पड़ती है? तो एक तो हम लोगों ने देखा कि ई-वे बिल की जरूरत कब पड़ती है, जब गुड्स की जो भी वैल्यू, जब भी कंसाइनमेंट वैल्यू, तो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा होती है, 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है। ठीक है, जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है तब आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। ई-वे बिल आपको जनरेट करना होता है चाहे आप मूवमेंट कर रहे हो सप्लाई के लिए, चाहे आप मूवमेंट कर रहे हो बिना सप्लाई के लिए, या फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान मंगवा रहे हो। ठीक है, अगर ये तीनों केसेस हो जाते हैं तो आपको ई-वे बिल की आपको जरूरत पड़ती है। अब ई-वे बिल में होता क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, गुड्स का मूवमेंट शुरू होने से पहले उसको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाकर फॉर्म जीएसटी EWB 01 का पार्ट ए भरना होता है। अब हम लोग बात करें उन एक्सेप्शंस के बारे में जहां पर ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीस। ठीक है, इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीस। सबसे पहला है इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एक एग्जांपल लिया था कि मेरी शादी से पहले चारों ओर में एक बार हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, उसने एक व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया, फिर उसको एक आंटी को दिया और उस पर डाई कर दिया। ठीक है, आंटी ने उस पर येलो कलर का डाई लगा दिया, तो ये जॉब वर्क हो गया। ये क्या हो गया? ये जॉब वर्क हो गया। तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहा हूं जॉब वर्किंग के लिए, तो गुड्स सेंट बाय अ प्रिंसिपल फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अ जॉब वर्कर इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर ऐसा होता है और तो वैल्यू भले ही लेस देन 50,000 रुपीस हो, लेकिन प्रिंसिपल या फिर जॉब वर्कर को जीएसटी जनरेट, ये ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है इन दोनों में से जो भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाकर ई-वे बिल जनरेट करना होता है। दूसरा, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय एन एग्जेम्प्टेड पर्सन। अगर कोई बंदा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, अगर कोई बंदा एग्जेम्प्टेड है मतलब एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स भेज रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, इंटरस्टेट ट्रांसफर। वो प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर वाले में भी इंटरस्टेट ट्रांसफर था, इंट्रास्टेट ट्रांसफर नहीं था। ठीक है, इंटरस्टेट ट्रांसफर था। तो अगर कोई एग्जेम्प्टेड बंदा है वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर इंटरस्टेट का ट्रांसफर कर रहा है तो भी उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कौन ई-वे बिल जनरेट करेगा? अब ये कोई अगर एग्जेम्प्ट पर्सन है तो जो भी रेसिपिएंट होगा वही जनरेट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इस वाले केस में इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीस, पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द हैंडीक्राफ्टेड गुड्स इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल। ठीक है, उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में तो हम लोगों ने कई बार बात की। हमने सबसे पहले बिल टू शिप टू मॉडल में बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में बात की थी। तो हम लोगों ने मल्टीपल चैप्टर्स में ये बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में बात की है। तो बिल टू शिप टू मॉडल बेसिकली होता क्या है? बिल टू शिप टू मॉडल कुछ इस प्रकार से होता है। बिल टू शिप टू मॉडल कैसे होता है? बिल टू शिप टू मॉडल कि सपोज ये है ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, सी ने ए के पास ऑर्डर प्लेस किया, ए के पास सामान था नहीं, ए ने बी को ऑर्डर प्लेस किया और बी से कहा कि तू सामान सी को भिजवा दे। ठीक है, तो बी बिलिंग करेगा ए को और शिपिंग करेगा सी को। ठीक है, बी बिलिंग करेगा ए को, शिपिंग करेगा सी को। तो देखो यहां पर ये हुआ क्या? A is the person
A is the person who places an order with B to send the goods directly to C. यही हो गया. A is the person who places an order with B to send the goods directly to C. ठीक है, यही हो गया, directly to C. B is responsible for shipping the goods directly to C on behalf of A. तो अभी B क्या करेगा? B की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली C को गुड्स शिप कर दे on behalf of A. ठीक है. C is the recipient who will receive the goods. C is the recipient who will receive the goods. तो ये जो C है, ये C वो रेसिपिएंट होगा जिसको गुड्स मिलेंगे. इसमें भी यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब देखो इनवॉइस क्या होगा. एक इनवॉइस कौन सी होगी? एक इनवॉइस तो ये वाली होगी जो B जो है वो A को बिल करेगा, तो एक इनवॉइस तो ये हो जाएगी. और दूसरी इनवॉइस इसमें क्या हो जाती है, जो A C को बिल करता है. ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल ऑर्डर तो सी ने ए के पास प्लेस किया था, तो ए सी को गुड्स की इनवॉइस भेजेगा और बी जो है वो ए के पास गुड्स की इनवॉइस भेजेगा. बी ए के पास गुड्स की इनवॉइस भेजेगा. तो बी विल इशू एन इनवॉइस टू ए फॉर द गुड्स बीइंग सप्लाइड. ठीक है, एंड दूसरी इनवॉइस ए विल इशू एन इनवॉइस टू सी फॉर गुड्स बीइंग रिसीव्ड. ए विल इशू एन इनवॉइस टू सी फॉर गुड्स बीइंग रिसीव्ड. अब बात यहां पर आती है कि इस वाले केस में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा. इस वाले केस में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा. तो देखो, either A or B can generate the e-way bill, but it's important to note that only one e-way bill needs to be generated for the entire transaction. ठीक है, तो सिर्फ एक ई-वे बिल की जरूरत होगी. ऐसा नहीं है कि यहां पर दो ई-वे बिल्स की जरूरत हो जाएगी, एक बी करेगा एक ए करेगा. ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही ई-वे बिल की जरूरत होती है. तो अब हम लोगों ने यहां पर यह भी कर लिया है कि when is an e-way bill required. ई-वे बिल की कब कब जरूरत होती है ये भी हम लोगों ने कर लिया है. ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फिल पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB01 बिफोर मूवमेंट. और मैंने आपको बताया था कि कौन सा वाला रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, कौन सा वाला रजिस्टर्ड पर्सन. तो मैं यहां पर लिख देता हूं who this is 1 point ना 0.6 करके देखते हैं. Who causes movement of goods. ठीक है, तो कौन सा वाला रजिस्टर्ड पर्सन. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है. तो नहीं आ पाएगा क्या वापस. ठीक है, हाँ, कौन सा वाला रजिस्टर्ड पर्सन. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स. अब नाउ हु इज सेड टू हैव कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, हु इज सेड टू हैव कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स. देखो, सप्लायर मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करता है इफ ही अरेंजेस ट्रांसपोर्ट. अगर सप्लायर ने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया तो माना जाएगा कि सप्लायर हैज कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो फिर फॉर्म जीएसटी EWB01 का पार्ट किसको भरना पड़ेगा. सप्लायर को भरना पड़ेगा. अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है, अगर रेसिपिएंट की गाड़ी होती है, रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है, तो रेसिपिएंट विल बी सेड टू हैव कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो रेसिपिएंट को फॉर्म जीएसटी EWB01 का पार्ट ए भरना पड़ेगा. और या फिर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट को ही जीएसटी EWB01 का पार्ट ए भरना होगा. ठीक है, तो रेसिपिएंट को ही भरना होगा. ऑलराइट, अब यहां पर देखते हैं कि ई-वे बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करने की जरूरत होती है. ठीक है, ई-वे बिल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करने की जरूरत होती है. तो जैसा हम लोगों ने कहा कि दो पार्ट्स होते हैं इसके, पार्ट ए और पार्ट बी. ई-वे बिल के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. ठीक है, अब पार्ट ए में क्या क्या होता है. पार्ट ए में देखो, एक तो सप्लायर का जीएसटीआईएन होता है. ठीक है, सप्लायर का जीएसटीआईएन होता है. रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन होता है. प्लेस ऑफ डिलीवरी विद पिन कोड, मतलब ये कॉमन सेंस वाली चीज है. डॉक्यूमेंट नंबर. ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड, ये सारी की सारी चीजें होती हैं. ये सारी की सारी चीजें पार्ट ए में भरनी पड़ेंगी. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें पार्ट ए में भरनी पड़ेंगी. ट्रांसपोर्टेशन रीजंस एंड ऑल. दिस पार्ट इज कंप्लीटेड बाय द पर्सन मूविंग द गुड्स इफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीस. ठीक है, तो ये पार्ट ए कौन भरेगा. पार्ट ए वो भरेगा हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स. और ये सारी की सारी डिटेल्स उसको पार्ट ए में भरनी होगी. ठीक है, एकदम बेसिक डिटेल्स जो कि बहुत ही कॉमन सेंस वाली डिटेल्स है. सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पिन कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स उसको ई-वे बिल में भरनी होती है. ठीक है, नाउ दिस इज फर्निश्ड बाय द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स. दिस इज फर्निश्ड बाय द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स. Authorized parties like transporter or e-commerce operators, if the goods are supplied by them, may also fill part A.
तो अगर मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भिजवा रहा हूं और मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को ही ऑथराइज कर दिया, मैंने कहा यार तू ही संभाल ले, बस मैंने तेरे को गुड्स दे दिया, अब तू ही संभाल ले बाकी आगे का पूरा प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टर को अगर मैंने ऑथराइजेशन दे दी तो ट्रांसपोर्टर भी जीएसटी के पोर्टल पर जाकर फॉर्म जीएसटी EWB01 का पार्ट ए भर सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद पार्ट बी में क्या होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से पूरी स्टोरी आप समझना। मैंने जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन किया, ठीक है, मैंने जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन किया। जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करके मैंने क्या किया, जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करके मैंने फॉर्म जीएसटी EWB01 का पार्ट ए भर दिया, और पार्ट ए भरने के बाद मैंने गुड्स को ट्रांसपोर्टर को लदवा दिए और उसको मैंने एक जीएसटी बिल दे दिया, मतलब उसको मैंने ई-वे बिल दे दिया, राइट। अब ये क्या करेगा बंदा, ये उसका पार्ट बी भरेगा। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, गाड़ी की डिटेल्स और ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो देखो पार्ट बी में क्या क्या होता है, इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, दैट इज द गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल रिसीट नंबर या बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, एंड द व्हीकल नंबर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, इट इज कंप्लीटेड बाय द ट्रांसपोर्टर। तो पार्ट बी कौन भरता है, पार्ट बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर, ठीक है, furnished by the person who is transporting the goods, ठीक है। पार्ट ए कौन भरेगा, who is causing the movement of goods, एंड पार्ट बी कौन भरेगा, पार्ट बी हमेशा ट्रांसपोर्टर भरेगा। इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कन्वेयंस डिटेल्स, जैसे हम लोगों ने देखा ना पार्ट बी में ड्राइवर की डिटेल्स और गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी का नंबर वगैरह सारी की सारी चीजें होती हैं, तो conveyance details are not required. Conveyance details are not required if goods are transported for a distance up to 50 kilometers within the state from the consignor to the transporter or from transporter to the consignee, ठीक है। मतलब देखो यहां पर हुआ क्या यहां पर ये हुआ, हमारे पास ये है कंसाइनर, ठीक है, इससे जाएगा ट्रांसपोर्टर और इससे जाएगा कंसाइनी, इससे जाएगा कंसाइनी, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर मान लो इस वाली पोजीशन से कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर के पास सामान जा रहा है, अगर कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर के पास सामान भेज रहे हो आप, सेम स्टेट में हो, 50 किलोमीटर तक की दूरी है, तो आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, पार्ट बी की डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है, सॉरी ई-वे बिल की तो जरूरत है, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसाइनर जो माल भिजवा रहा है, कंसाइनी जिसके पास माल पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टर जो बीच का बंदा है, ठीक है। तो अगर कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है माल, तो पहले कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को भेजेगा, फिर ट्रांसपोर्टर उठाकर कंसाइनी को बेचेगा। तो नाउ द थिंग इज कि अगर कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को माल भेज रहा है और ये सेम स्टेट में है और 50 किलोमीटर के अंदर है, 50 किलोमीटर के ये अंदर है, तो फिर इसको पार्ट बी भरने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर ट्रांसपोर्टर कंसाइनी को भेज रहा है और ये दोनों सेम स्टेट में है, ये दोनों सेम स्टेट में है, 50 किलोमीटर से कम है, तो फिर पार्ट बी भरने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो देखो कन्वेयंस डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी। ये पार्ट बी में कन्वेयंस डिटेल्स, पार्ट बी में कन्वेयंस डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो कौन जनरेट कर सकता है ई-वे बिल को, ठीक है, हु कैन जनरेट दी ई-वे बिल, एकदम सिंपल सी चीज है, हु कैन जनरेट दी ई-वे बिल। तो देखो इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन्ड या हायर्ड कन्वेयंस और बाय रेलवेज और बाय एयर और वेसल, तो रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी ये ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी ये ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं अगर खुद की गाड़ी में हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपकी खुद की गाड़ी है या आपने किराए पर भी लिया और आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, आप मूवमेंट करवा रहे हो, तो रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, अगर हमने किसी ट्रांसपोर्टर को सामान दे दिया और रोड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट करेगा, ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट करेगा। या फिर when neither the consignor nor the consignee generates the e-way bill and the value of the goods is more than 50,000 rupees, अगर कंसाइनर या कंसाइनी ने दोनों में से किसी ने भी ई-वे बिल को जनरेट नहीं किया और कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपीस को क्रॉस करती है, तो भी ट्रांसपोर्टर को ही ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो if the movement of goods is being done by unregistered person whether in his own vehicle, hired vehicle or through a transporter, he or the transporter can choose to generate the e-way bill. It is optional for them. When they generate it, they submit their details on the common portal and a unique enrollment number is generated and shared with them, ठीक है। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा कर रहा होता है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है,
ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड बंदा मूवमेंट करवा रहा होता है तो वो अनरजिस्टर्ड बंदा या फिर ट्रांसपोर्टर, उन दोनों के पास ऑप्शन रहता है कि उन दोनों में से कोई भी चाहे तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। वैसे तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट को ही जनरेट करना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर और ट्रांसपोर्टर के पास भी ऑप्शन रहता है कि अगर वो लोग चाहें तो वो लोग भी ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग भी ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ई वे बिल फॉर डिलीवरी। ठीक है, अगर आपने गुड्स को रेल से ट्रांसपोर्ट किया, ट्रेन से अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया तो डिलीवरी के समय ई वे बिल की जरूरत होती है। अब ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मस्त होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जब आप रोड वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ड्राइवर के पास एक ई वे बिल होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में अगर कभी भी पुलिस ने रोका या कुछ भी किया तो ड्राइवर को ई वे बिल दिखाना होगा। ठीक है, अब ट्रेन में तो ऐसा नहीं होता ना कि अचानक से बीच सड़क पे कहीं पर भी, मतलब बीच पटरी पे कहीं पर भी कोई पुलिस वाले आ जाएंगे और पुलिस वाले उसको ट्रेन को रोकेंगे और कहेंगे कि अच्छा कौन सा माल जा रहा है, अच्छा अपना ई वे बिल दिखाओ, अच्छा ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। तो ट्रेन में क्या होता है, एक डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एंड वी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी चालान इन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, वो हम लोगों ने किया ही है। ठीक है, तो डिलीवरी चालान क्या होता है, जब आपके पास इनवॉइस नहीं होती, जब आप इनवॉइस के थ्रू नहीं सामान को भेजते हो तो आप एक डिलीवरी चालान के थ्रू सामान को भेजते हो। तो जब भी आप गुड्स को ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, तो एक डिलीवरी चालान इज मोर देन इनफ। ठीक है, एक डिलीवरी चालान इनफ होता है, ई वे बिल की जरूरत नहीं होती। मतलब ट्रेन में जो भी बंदा बैठा हुआ है सामान के साथ, उसके पास ई वे बिल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी तो जो भी बंदा उस सामान को रिसीव करने के लिए आएगा, जो भी बंदा प्लेटफॉर्म पर उस सामान को रिसीव करने के लिए आएगा, उस बंदे को तब तक सामान नहीं दिया जाएगा जब तक वो एक वैलिड ई वे बिल दिखा नहीं देता। ठीक है, मतलब जो भी रेसिपिएंट है, ये जो भी सामान कलेक्ट करने आएगा, उसके पास एक ई वे बिल होना चाहिए, वो ई वे बिल दिखाएगा और तभी ट्रेन से उसको सामान दिया जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी द ई वे बिल अलोंग विद द गुड्स, बट रेलवेज हैज टू कैरी द but railways has to carry the invoice या फिर delivery चालान या फिर bill of supply along with the goods. The e-way bill is required to be produced by the recipient at the time of delivery. Railways shall not deliver goods unless the e-way bill is produced at the time of delivery. ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया। और एक, अगर 50,000 रुपए से कम की कंसाइनमेंट वैल्यू है, अगर 50,000 रुपए से कम की कंसाइनमेंट वैल्यू है तो फिर ऑप्शनल हो जाता है, ई वे बिल का जनरेशन ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है, अब देखो, डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश इन पार्ट बी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर। ये हम लोगों ने यहां पर अभी देखा ही कि अगर कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर सेम स्टेट में हो, 50 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, तो पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी तक भी सेम स्टेट में 50 किलोमीटर से अंदर अंदर आप गुड्स भेज रहे हो तो भी पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल्स डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। डन। अब देखो यहां पर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। ठीक है, आपने एक कन्वेंस पे अपना सामान लदवाया, अब बीच रास्ते में कुछ तो हो गया कि उसको दूसरे कन्वेंस में सामान लादना पड़ा। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। इसमें दो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें दो केसेस ये हो सकते हैं कि पहली बात तो या तो वो जो एक बंदा है, ठीक है, वो खुद अपनी ही दूसरी गाड़ी में, मतलब सेम ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर एक ही बंदा है, उसकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई या कोई तो प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, तो वो दूसरी गाड़ी उसने मंगाई और सामान निकालकर दूसरी गाड़ी में उसने लादा, लेकिन बंदा वही है, वो खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बंदा वही है, वो खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसके बीच में उसका मन बदल गया, मैं नहीं जा रहा अब इसके आगे, हाँ भाई मैं दूसरे ट्रांसपोर्टर को ही गुड्स ट्रांसफर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो जो मेन ट्रांसपोर्टर है उसी की दूसरी गाड़ी में जा रहा है सामान, तो फिर क्या होता है, और दूसरा केस ट्रांसपोर्टर ही बदल जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। देखो सबसे पहला चेंज ऑफ कन्वेंस सेम ट्रांसपोर्टर, अगर सेम ट्रांसपोर्टर है तो फिर क्या होगा, ये रूल 138(5) बताता है। और दूसरा असाइनिंग ई वे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर, ये रूल 138(5)(a) बताता है। 138(5) क्या कह रहा है कि सेम ट्रांसपोर्टर की ही दूसरी गाड़ी में आप कैसे ट्रांसफर करोगे गुड्स को, और 138(5)(a) क्या बता रहा है कि अगर दूसरे ट्रांसपोर्टर को ही गुड्स दे दिए गए तो फिर क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले चेंज ऑफ कन्वेंस। If goods are shifted to another vehicle, example due to breakdown, the transporter must update the new vehicle number in part B before further movement. Part B can be updated any number of times within the validity period. ठीक है, तो अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये जो ई वे बिल होता है ये अनलिमिटेड वैलिडिटी तो इसकी नहीं ही होती होगी। ठीक है, ये जो भी ई वे बिल होता है इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड तो नहीं होती होगी कि अगर एक बार ई वे बिल जनरेट कर दिया तो उसके बाद सालों साल वही सेम ई वे बिल चला जा रहा है। ठीक है, तो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड होता है।
तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर एक ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकता है और बस हर बार पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल्स को वो अपडेट कर दे। ठीक है, हर बार पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल्स को वो अपडेट कर दे। लेकिन अगर उसने एक दूसरे ट्रांसपोर्टर को किया, ठीक है, उसने ये ई-वे बिल, ईडब्ल्यूबी मतलब ई-वे बिल, उसने ये ई-वे बिल दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दिया, तो क्या होगा? द कंसाइनर या रेसिपिएंट हु फर्निश्ड पार्ट ए, कंसाइनर या फिर रेसिपिएंट मतलब जो भी कंसाइनर है जिसने सामान भेजा या जिसको सामान मिल रहा है, जिन्होंने पार्ट ए फर्निश किया था, या फिर ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है पार्ट ए फर्निश करे अगर वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है, तो may assign the e-way bill number to another transporter for updating part B for further movement. However, once part B has been updated by a transporter, the consigner या recipient cannot reassign the e-way bill to yet another transporter. ठीक है, तो अब अगर मान लो ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर को हमने दिया और वो ट्रांसपोर्टर किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को गुड्स ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो कर सकता है पार्ट बी में अपडेशन करके। लेकिन ये वाला अपडेशन हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग मतलब जिन्होंने सामान भेजा है या जिनके पास सामान आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर दो चीजें हो गई, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ट्रांसपोर्टर ही अपनी ही किसी दूसरी गाड़ी में सामान शिफ्ट कर रहा है, तो फिर वो पार्ट बी में अपडेशन कर सकता है और वो मल्टीपल टाइम्स अपडेशन कर सकता है जब तक वो ई-वे बिल वैलिड है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को शिफ्ट करना चाहता है, तो वो भी ई-वे बिल में पार्ट बी में अपडेशन करके दूसरे ट्रांसपोर्टर को गुड्स शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो, एक चीज होती है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको माइंड मैप से दिखाऊंगा। तो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में क्या होता है? कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में जैसे अगर मान लो आपके पास मल्टीपल कंसाइनर्स और मल्टीपल कंसाइनीज हैं, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल कंसाइनर्स हैं, आप कौन? आप ट्रांसपोर्टर। अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास मल्टीपल कंसाइनर्स या मल्टीपल कंसाइनीज हैं, तो उसके मन में ऐसा आ सकता है यार कि मेरे ट्रक में इतने सारे अलग अलग पार्सल्स पड़े हुए हैं, सबके लिए मेरे पास अलग अलग इनवॉइसेस, अलग अलग ई-वे बिल्स होंगे, क्यों ना मैं सबको मिलाकर एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल ही बना दूं। ठीक है, तो लॉ यहां पर कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाओ, आपको हर कंसाइनमेंट के लिए एक सेपरेट ई-वे बिल बनाना होगा। हां, उन सेपरेट ई-वे बिल्स को यूज करके आप एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकते हो। ठीक है, उन सेपरेट ई-वे बिल्स को यूज करके आप एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने सेपरेट ई-वे बिल्स नहीं बनाए, आपने डायरेक्टली एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना दिया। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। देखो, केस नंबर 1, ई-वे बिल इज ऑलरेडी जनरेटेड। कंडीशन क्या है? मल्टीपल कंसाइनमेंट्स इन वन व्हीकल। ठीक है, ट्रांसपोर्टर क्या एक्शन ले सकता है? एंटर सीरियल नंबर्स ऑफ ऑल EWB01s ऑन द पोर्टल। तो वो क्या कर सकता है ट्रांसपोर्टर कहेगा यार मेरे पास इतने सारे ई-वे बिल्स हैं, मैं जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाता हूं और ये जितने भी मेरे पास EWB01s आए हैं, ठीक है, उन सब के नंबर्स में अपने पोर्टल पर एंटर कर देता हूं। तो एंटर द सीरियल नंबर्स ऑफ ऑल EWB01s ऑन द पोर्टल, जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल EWB02। ठीक है, तो जो भी ई-वे बिल होता है वो तो जीएसटी EWB01 वाला होता है ना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है? जितने भी उसके पास जीएसटी EWB01s हैं, उन सब की डिटेल्स वो अपने पोर्टल पर फिल करके एक जीएसटी EWB02 जनरेट कर सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा अगर मल्टीपल ई-वे बिल्स पहले से बने हुए होंगे। तो अगर मल्टीपल ई-वे बिल्स पहले से नहीं बने हुए होंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इज ओनली पॉसिबल व्हेन इनिशियली देयर आर मल्टीपल ई-वे बिल्स आर मेड। ठीक है, ये कब करना होगा? ये करना होगा उसको बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये उसको करना होगा बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये तो हो गया केस 1 जहां पर ई-वे बिल्स ऑलरेडी जनरेटेड है। लेकिन केस 2, अगर मान लो ई-वे बिल नॉट जनरेटेड बाय द कंसाइनर या फिर कंसाइनी, अगर कंसाइनर या कंसाइनी ने ई-वे बिल्स जनरेट ही नहीं किए, तो फिर क्या होगा? अगर टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू वही 50,000 रुपीस से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर को क्या एक्शन लेना होगा? ट्रांसपोर्टर को पहले इंडिविजुअल जीएसटी EWB01s जनरेट करने पड़ेंगे फॉर ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट। तो जनरेट इंडिविजुअल EWB01 फॉर ईच कंसाइनमेंट। ठीक है, ये किसके बेसिस पर करेगा? वो इनवॉइस के बेसिस पर, बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पर, वगैरह वगैरह। तो बेस्ड ऑन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान, एंड ऑप्शनली जनरेट कंसोलिडेटेड EWB02। तो अगर कंसाइनर या कंसाइनी ने EWB01s नहीं जनरेट किए तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। ट्रांसपोर्टर विल फर्स्ट हैव टू जनरेट ऑल द जीएसटी EWB01s और फिर कॉमन पोर्टल पर जाकर वो जीएसटी EWB02, कंसोलिडेटेड जीएसटी EWB02 को जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये भी उसको कब करना होगा? ये भी उसको बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का कोई इंडिपेंडेंट वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जीएसटी EWB, ये जो भी ई-वे बिल्स होते हैं, इनका एक वैलिडिटी पीरियड होता है। वो वैलिडिटी पीरियड क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे।
ठीक है, लेकिन जो भी ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल होता है, इसका खुद का कोई भी इंडिपेंडेंट वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ईडब्ल्यूबीज के, इंडिविजुअल ई वे बिल्स के जो भी वैलिडिटी पीरियड्स हैं वही एप्लीकेबल होता है। ईच इंडिविजुअल कंसाइनमेंट मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इट्स ओन इंडिविजुअल ईडब्ल्यूबी। ठीक है, अपने खुद के ईडब्ल्यूबी की वैलिडिटी के अंदर अंदर वो कंसाइनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। जनरेशन ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 इज ऑप्शनल एंड इट्स नॉट मैंडेटरी। तो ये कंप्लीटली ट्रांसपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना चाहता है या वो नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ईडब्ल्यूबी डेटा अवेलेबल फॉर जीएसटीआर1। तो इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए ऑफ द ई वे बिल शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल हु मे यूटिलाइज द सेम फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ फॉर्म जीएसटीआर1। ठीक है, तो वो ईडब्ल्यूबी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको पोर्टल पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और वहीं से वो उठाकर उसको जीएसटीआर1 फाइल कर सकता है। क्या ई वे बिल कैंसिल किया जा सकता है? क्या ई वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है? यस, अगर ई वे बिल गलत जनरेट हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो कैन बी कैंसिल्ड विद इन 24 आवर्स इफ गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो 24 घंटे के अंदर अंदर ई वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, हाउएवर इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट। लेकिन अगर आपके गुड्स निकल चुके हैं और किसी एक नाकाबंदी वाले पॉइंट पर आके पुलिस ने आपका ई वे बिल वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। द यूनिक ईडब्ल्यूबी नंबर इज वैलिड फॉर 15 डेज फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी आफ्टर विच इट एक्सपायर्स। ठीक है, तो जब आप जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए जनरेट करते हो तो उसके बाद 15 दिन तक वैलिड रहता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप पार्ट बी उसमें अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। 15 दिन तक अगर आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया या 15 दिन तक आपने पार्ट बी को अपडेट नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर 16वें दिन आपको फिर से एक नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, 16वें दिन आपको फिर से एक नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कि भाई जीएसटी के ये जो ई वे बिल होता है इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। ठीक है, ये जो ई वे बिल होता है इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो दो केसेस होते हैं, एक तो होती है हल्की गाड़ी, एक होती है महंगी गाड़ी, मतलब भारी गाड़ी। ठीक है, एक हो गई हल्की गाड़ी और एक हो गई भारी गाड़ी। हल्की गाड़ी को हम लोग अदर कार्गो बोलेंगे और भारी गाड़ी को हम लोग ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलेंगे। ठीक है, भारी गाड़ी को हम लोग ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलेंगे, हल्की गाड़ी को हम लोग अदर कार्गो बोलेंगे। जो भारी गाड़ी है उसमें हर 20 किलोमीटर के लिए एक एक दिन की वैलिडिटी होती है। मतलब अगर जिस डिस्टेंस पे आपको ट्रांसपोर्ट करना है वो है लेट्स से 45 किलोमीटर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, भारी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर जो भी आपको डिस्टेंस पे जिस भी डिस्टेंस पे आपको ट्रांसपोर्ट करना है वो क्या है, वो 45 किलोमीटर्स का है, वो 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो फिर जो भी आप ई वे बिल जनरेट करोगे वो 3 दिन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, वो 3 दिन के लिए वैलिड होगा, बिकॉज फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स द वैलिडिटी इज ऑफ 1 डे। राइट, तो 45 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन हो गया, 20 फिर उसके एडिशनल 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन हो गया और फिर अगले 5 किलोमीटर के लिए, क्योंकि वो अगेन वो 40 टू 60 वाली विंडो में चला गया तो इसलिए एक और दिन यहां पर वैलिडिटी पीरियड में जुड़ जाएगा। ठीक है, एक दिन और वैलिडिटी पीरियड में जुड़ जाएगा। तो देखो, फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो अप टू 20 किलोमीटर्स 1 डे एंड अबव 20 किलोमीटर्स कीप एडिंग 1 डे फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर और पार्ट देयरऑफ। ठीक है, तो जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स यहां पर ऐड होते रहेंगे हर 20 किलोमीटर पर एक एक दिन आप ऐड करते जाओगे। अदर कार्गो के लिए 200 किलोमीटर तक एक दिन का हो जाता है। अदर कार्गो मतलब हल्की गाड़ी, ओवर डायमेंशनल कार्गो तो भारी गाड़ी हो गई, अदर कार्गो हो गई हल्की गाड़ी। तो हल्की गाड़ी के लिए जो वैलिडिटी पीरियड होता है 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक एक दिन, फिर जैसे जैसे 200 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे एक एक दिन और ऐड होता जाएगा। तो अप टू 200 किलोमीटर 1 डे, अबव 200 किलोमीटर कीप एडिंग 1 डे फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर और पार्ट देयरऑफ। ठीक है, ये वैलिडिटी के बारे में बात हो गई, लेकिन अब इसके कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, ये वैलिडिटी कब से स्टार्ट होगी, तो ध्यान से देखना। वैलिडिटी स्टार्ट्स व्हेन द फर्स्ट एंट्री इज मेड इन पार्ट बी, व्हीकल नंबर एंट्री फॉर रोड और फर्स्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर फॉर रेल एरिया शिप। वैलिडिटी इज नॉट रिकैलकुलेटेड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन पार्ट बी। तो ये वैलिडिटी कब से स्टार्ट होती है? ये वैलिडिटी तब से स्टार्ट होती है जब आप पार्ट बी की पहली इंफॉर्मेशन भरते हो, जब आप पहली बार आपने पार्ट बी में इंफॉर्मेशन डाली तब से वैलिडिटी स्टार्ट होती है। तो देखो, उसके बाद यहां पर रेलेवेंट डेट के बारे में बात करते हैं। रेलेवेंट डेट का मतलब द डेट ऑन विच द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड। ध्यान से देखना, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी इज काउंटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन। Each day expires at the midnight of the day immediately following the date of generation. एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है,
एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज आज की डेट है 15 अप्रैल 2025। सपोज आज की डेट है 15 अप्रैल 2025, ठीक है। सपोज आज की डेट है 15 अप्रैल 2025। अब यहां पर जनरेट हुआ, या चलो मैं ना आप लोगों को सीधा क्वेश्चन ही दिखा देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं। ये देखो, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं इसका। ये देखो, स्कैनर का क्वेश्चन है। लुक एट दिस। शीन लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यस तो शीन लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर विशेस टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रोड बिटवीन टू सिटीज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 372 किलोमीटर्स। कैलकुलेट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल अंडर रूल 138(10) ऑफ द CGST रूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेड कार्गो इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज। मतलब आपको ओवर डायमेंशनल कार्गो मान के भी सॉल्व करना है और आपको अदरवाइज मान के भी सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ओवर डायमेंशनल कार्गो मान के भी सॉल्व करना है और आपको अदरवाइज मान के भी सॉल्व करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि 372 किलोमीटर है। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो हर 20 किलोमीटर पर एक एक दिन का हम लोगों को करना होगा। तो 372 किलोमीटर, 372 डिवाइडेड बाई 20 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 18.6, यानी 19 डेज की वैलिडिटी है, ठीक है। मतलब 19 डेज की वैलिडिटी। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। 372 किलोमीटर, ठीक है। ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए फॉर एवरी 20 किलोमीटर देयर इज 1 डे, राइट। तो सिंपली क्या करोगे, 372 डिवाइडेड बाई 20 कर दोगे तो 18.6 आएगा, और 18.6 मतलब क्या हो गया, 19 डेज, ठीक है। अगर ये 18.234 भी आता तब भी 19 डेज ही करते हैं। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी राउंडेड अप, राइट। क्योंकि करना क्या होगा कि फर्स्ट 20 किलोमीटर के लिए तो 1 डे, एंड फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर 1 एडिशनल डे विल हैव टू बी एडेड, राइट। तो लेकिन इसको लिखना इस तरह से होगा, आपको इसको लिखना ऐसे होगा कि इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल इज 1 डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट अप टू 20 किलोमीटर्स एंड 1 एडिशनल डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या हो जाएगा, 1 डे प्लस 18 डेज। तो पहले आपको 1 डे मेंशन करना होगा। अच्छा, अगर ये अदर कार्गो होगा तो 372 डिवाइडेड बाई 200, यानी 2 दिन का, ठीक है। पहले 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन और फिर एडिशनल 172 किलोमीटर के लिए एक और दिन। तो 1 डे प्लस 1 डे, ठीक है। 1 डे प्लस 1 डे, ठीक है। अब यहां पर देखो, अ कंसाइनर हैंड्स ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू द ट्रांसपोर्टर. However, assigned transporter starts the movement of goods from consignor's warehouse to depot located at a distance of 600 kilometers only on Monday. When will the e-way bill be generated and for how many days will it be valid? ठीक है, ये कब वैलिड होगा, ठीक है, ये कब वैलिड होगा। तो यहां पर कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कब दे दिया था, फ्राइडे को दे दिया था, लेकिन कब स्टार्ट किया इसने मूवमेंट, कब स्टार्ट किया इसने मूवमेंट, इसने स्टार्ट किया मंडे को ना, इसने मूवमेंट स्टार्ट किया मंडे को। तो इसने पार्ट बी वाली डिटेल्स कब भरी होंगी, मंडे को भरी होंगी। तो पार्ट बी कब जनरेट होगा, मंडे को जनरेट होगा, ठीक है। तो e-way bill will be generated before commencement of movements of good by the transporter on Monday. The validity period of the e-way bill is 1 day from the relevant date up to 200 kilometers and 1 additional day for every 200 kilometers or part thereof thereafter. ठीक है, ये भी हम लोगों का यहां पर हो गया है। सिमिलरली अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जनवरी 2021 में आया था। अग्नि लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर विशेस टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रोड बिटवीन टू सिटीज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 368 किलोमीटर्स। तो यहां पर भी आपको निकालना है कि अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो कितने दिन के लिए वैलिड है, और अदरवाइज है तो कितने दिन के लिए वैलिड है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया यहां पर भी, ठीक है। तो यहां पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है एनीवे। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये कब तक वैलिड होता है। जैसे ये है ना, expires at the midnight of the day immediately following the date of generation, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो 15 अप्रैल 2025 मैंने इसको जनरेट किया सुबह 11 बजे, मैंने इसको जनरेट किया सुबह 11 बजे, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा मन करेगा कि 15 अप्रैल एक दिन काउंट कर लो आप, नहीं, ये पता है एक दिन कब एंड होगा, ये 16-17 की मिडनाइट को जाकर एंड होगा। मतलब 16 अप्रैल रात 12 बजे एक दिन एक्सपायर होगा। मतलब जिस दिन ई-वे बिल जनरेट हुआ, जिस दिन ई-वे बिल जनरेट हुआ उस दिन को काउंट हम नहीं करेंगे। एक पूरा दिन 24 घंटे का कब खत्म होगा, जब अगले दिन की रात के 12 बजेंगे, अगले दिन की रात के 12 बजेंगे। मतलब 15 अप्रैल पूरा 11 AM से जो भी चला वो तो चला ही। 16 अप्रैल 2025 11:59 PM के बाद जैसे ही अगला टाइम आता है, अगला मिनट आएगा, वहां पर ये ई-वे बिल की
पहले दिन की वैलिडिटी खत्म हुई मानी जाएगी, कि पहला दिन अब खत्म हुआ। ठीक है, तो देखो यहां पर, look at this, each day expires at the midnight of the day immediately following the date of generation। तो जिस दिन आपने ईबे बिल को जनरेट किया उस दिन को तो काउंट किया ही नहीं जाएगा, अगला पूरा दिन, पूरे 24 घंटे वहां पर जाकर एंड होगा ये। ठीक है, अगर सर हम लोगों ने 15 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे की जगह मान लो रात को 11 बजे किया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम 16 तारीख की रात को 12 बजे, 16-17 तारीख की मिडनाइट। ठीक है, ये वैलिडिटी हो जाती है। डन। अब देखो, क्या वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, दो तरीके से वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक तो कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है या फिर ट्रांसपोर्टर एक्सटेंड कर सकता है। वैलिडिटी को कमिश्नर कब एक्सटेंड कर सकता है? तो कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड वैलिडिटी फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स। तो कमिश्नर जो है वो काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। ट्रांसपोर्टर कब कर सकता है? तो ट्रांसपोर्टर में एक्सटेंड द वैलिडिटी एंड वैलिडिटी विद इन 8 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सच एज नेचुरल कैलामिटी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज या फिर ट्रांसशिपमेंट डिले, एक्सीडेंट ऑफ कन्वेंस वगैरह वगैरह। दिस इज डन आफ्टर अपडेटिंग पार्ट बी डिटेल्स। ठीक है, तो जैसे ही एक्सपायरी होती है उसके 8 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, और पार्ट बी में डिटेल्स को अपडेट करेगा और वैलिडिटी यहां पर एक्सटेंड हो जाएगी। डन। तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल भी हमारे यहां पर आ चुका है। अब देखो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। Who gets the details? If part A is filled by the recipient या फिर ट्रांसपोर्टर, तो सप्लायर गेट्स द डिटेल्स। ठीक है, अगर जीएसटी EWB01 का पार्ट ए रेसिपिएंट ने या फिर ट्रांसपोर्टर ने भरा है तो फिर सप्लायर को डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है, इफ पार्ट ए इज फिल्ड बाय द सप्लायर या फिर ट्रांसपोर्टर तो रेसिपिएंट को डिटेल्स मिलती हैं। तीन ही पार्टीज है हमारे पास, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट। ठीक है, तो अगर रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने भरा तो फिर सप्लायर को डिटेल्स मिलेंगे उसके GSTR1A के लिए, उसके पोर्टल में मिलेंगे ना, तभी वो उस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके GSTR1A अपना फाइल कर पाएगा। सप्लायर तो वही है। ठीक है, या फिर अगर सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने GST EWB01 भरा का पार्ट ए भरा तो रेसिपिएंट को इसकी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन ये तभी मिलेंगी अगर ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, कॉमन सेंस। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? रेसिपिएंट और सप्लायर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कंसाइनमेंट ऑन पोर्टल। ठीक है, तो रेसिपिएंट को अगर डिटेल्स मिल रही है तो चाहे तो रेसिपिएंट एक्सेप्ट कर सकता है या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है, और अगर सप्लायर को डिटेल्स मिल रही है तो सप्लायर भी या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। डीम्ड एक्सेप्टेंस कब होती है? इफ नो रिस्पांस विद इन 72 hours और बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, इट इज अज्यूम्ड दैट द डिटेल्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर रिप्लाई नहीं आया या फिर आपको गुड्स ही डिलीवर हो गए तो मान लिया जाता है कि आपने ई-वे बिल को एक्सेप्ट कर लिया। एंड ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो अगर एक स्टेट में कोई ई-वे बिल जनरेट हो गया तो वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वैलिड हो जाता है। वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कब कब आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। कब कब आपको कौन कौन से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है? तो गुड्स स्पेसिफाइड इन एनेक्चर कौन कौन से हैं ये देखो। एलपीजी फॉर हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स। ठीक है, केरोसिन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, postal baggage by Department of Posts, natural या cultured pearls, precious, semi-precious stones, jewelry, gold, silver wares, excluding imitation jewelry। imitation jewelry मतलब वो artificial jewelry होती है। currency, used personal and household effects या फिर unworked and worked coral। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं क्योंकि कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन सी जगह पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है, कौन से ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिनके मूवमेंट पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती। तो वो आप यहां से देख के मतलब इसको आपको याद रखना होगा, वो आप कर सकते हो। अगर आप एक नॉन मोटराइज कन्वेंस से गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम कस्टम्स पोर्ट या एयरपोर्ट एक्सेट्रा टू इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर कस्टम्स क्लियरेंस, तो ये कस्टम्स वाली चीज है, आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि यहाँ पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। मूवमेंट विद इन नोटिफाइड एरियाज अंडर रूल 138(14)D, तो यहाँ पर भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। गुड्स एक्सेप्ट डी ऑयल्ड केक अंडर नोटिफिकेशन, ये तो बिना तेल का केक अगर उसको आप कर रहे हो तो भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती। अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो 5 आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको अगर आप इधर से उधर ले जा रहे हो तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। सप्लाई ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, अगर शेड्यूल 3 वाले कोई आइटम को आप लेकर जा रहे हो जिसको सप्लाई माना ही नहीं जाता है तो उसके लिए भी जरूरत नहीं होती है ई-वे बिल की। कस्टम्स बॉन्ड या सील मूवमेंट अंडर बॉन्ड आईसीडी, मतलब ये
inland container depot या container freight station to port या airport और one custom station to another under custom supervision और seal, तो यहां पर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजिट कार्गो टू या फ्रॉम नेपाल या भूटान, exempt goods under notification number इतना, movement by defense under Ministry of Defense, government or local authority transporting goods by rail, empty cargo containers, movement up to 20 kilometers to या from weighbridge, accompanied by delivery चालान as per rule 55, तो यहां पर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। empty LPG cylinders moved for non supply reasons, तो यहां पर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। तो इन केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है, तो ये तो आपको याद ही करनी है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, अब देखो डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस मस्ट कैरी, जो भी ड्राइवर होगा, जो भी गाड़ी का ड्राइवर होगा, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं? इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान एज एप्लीकेबल, ई-वे बिल, either a physical copy or the EWB number on phone या electronically or map to RFID on the vehicle, not required for rail, air और vessel। ठीक है, ये तो ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल की या तो फिजिकल कॉपी वो रखे या फिर अपने फोन में उसकी इलेक्ट्रॉनिकली मैप्ड रखे, RFID से वो मैप्ड रखे, जिससे अगर कोई नाकाबंदी वाला बंदा उसको स्कैन करना चाहे, स्कैन करके डिटेल्स निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। ठीक है, अगर मान लो ई इनवॉइस इशू हो रही है, अगर मान लो ई इनवॉइस इशू हो रही है, तो ई इनवॉइस अगर इशू होगी तो उस पर तो क्यूआर कोड भी आएगा। तो द क्यूआर कोड कंटेनिंग द इनवॉइस रेफरेंस नंबर कैन बी शोन इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ द फिजिकल टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अगर ई इनवॉइस जनरेट हुई है तो जो भी क्यूआर कोड होगा, जिस क्यूआर कोड में इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी मैप्ड होता है, उसको दिखाया जा सकता है। Also, part A of the EWB gets auto-filled from the e-invoice data. That is, there's no need to upload it separately. तो अगर e-invoice generate हो रही है तो GST EWB 01 का part A भी automatically fill हो जाता है, तो उसको अलग से fill करने की कोई जरूरत नहीं होती है। If e-way bill is not required, मतलब कमिश्नर खुद से कह सकता है कि भाई e-way बिल की जगह आप ये डॉक्यूमेंट्स रखो। ठीक है, तो कमिश्नर खुद से ये कह सकता है कि ई-वे बिल की जगह आप ये डॉक्यूमेंट्स रखो, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ एंट्री, या फिर डिलीवरी चालान व्हेन गुड्स आर मूविंग फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। ठीक है, कमिश्नर खुद ये कह सकता है। अब देखो वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं। वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन का देखो यहां पर क्या है, कमिश्नर में ऑथराइज ऑफिसर टू इंटरसेप्ट फॉर वेरिफिकेशन। कमिश्नर की अथॉरिटी से कोई भी ऑफिसर बीच में गाड़ी को रोक के वेरिफिकेशन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, इंस्पेक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स, फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज। तो जो भी बंदा आपकी गाड़ी को रोक के इंस्पेक्शन करेगा, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका इंस्पेक्शन आपका रिपोर्टिंग उसकी करनी पड़ेगी और 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। रिपीट वेरिफिकेशन नॉट अलाउड अनलेस न्यू टैक्स इवेजन इन्फॉर्मेशन इज फाउंड। ठीक है, एक पोर्टल पर, एक चौराहे पर अगर इंस्पेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं है कि अगले चौराहे पर फिर से गाड़ी को रोक दिया जाएगा और फिर से उसकी चेकिंग होगी। ठीक है, तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो रिपीट वेरिफिकेशन इज नॉट अलाउड अनलेस न्यू टैक्स इवेजन इन्फॉर्मेशन इज फाउंड। इफ व्हीकल डिटेन्ड ओवर 30 मिनट्स, ट्रांसपोर्टर मे रिपोर्ट टू द पोर्टल। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी जबरदस्ती 30 मिनट से ज्यादा के लिए डिटेन की हुई है तो आप एज अ ट्रांसपोर्टर आप पोर्टल पर इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हो। ये देखो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फर्निशिंग EWB डिटेल्स इन पार्ट ए। अब किन किन लोगों को EWB 01 जनरेट करने ही नहीं दिया जाएगा, किन किन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, क्या क्या है? These are applicable to all: consignor, consignee, transporter, e-commerce operator, courier agency. Not allowed if the registered person is a composition supplier, रेगुलर अगर कॉम्पोजिशन सप्लायर है और उसने कोई भी अपना सेल्फ असेस टैक्स पर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स पे नहीं किया है तो वो GST EWB 01 नहीं भर सकता। अगर कोई एक रेगुलर टैक्स पेयर है और उसने पिछले 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं, मतलब 2 GSTR1s नहीं फाइल किए या फिर 2 क्वार्टर्स के GSTR1s नहीं फाइल किए, तो भी उसको GST EWB 01 अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो फिल कर पाए, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। या फिर पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है तो वो भी GST EWB 01 ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। इसके एक्सेप्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर मे अलाउ फर्निशिंग पार्ट ए subject to sufficient cause shown, reasons recorded in writing, conditions and restrictions as prescribed। तो इन सब के होने के बावजूद ये jurisdictional commissioner जो है वो पार्ट ए फर्निश करना अलाउ कर सकता है अगर उसके पास प्रॉपर रीजंस हो जिनको वो लिख ले। ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इसमें भी कुछ खास समझाने का है नहीं। ई-वे बिल वाला चैप्टर हम लोगों का यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर है, देखो ई-वे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट। ठीक है, अगर गाड़ी में व्हीकल नंबर ही नहीं है, मतलब ई-वे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट, मतलब ई-वे बिल पे गाड़ी का नंबर होना जरूरी है। अगर ई-वे बिल पर गाड़ी का नंबर नहीं है तो ई-वे बिल इनवैलिड हो जाएगा।
If there is a mistake or wrong entry, it cannot be edited. Only option is to cancel it within 24 hours and generate a new one. ठीक है, अगेन समझ में आ रहा है आपको कि अगर कोई भी मिस्टेक है या रॉन्ग एंट्री है तो उसको अमेंड नहीं कर सकते आप, ई वे बिल को एडिट नहीं कर सकते आप, उसको कैंसिल कर दो 24 घंटे के अंदर अंदर और एक नया ई वे बिल जनरेट करो. ई-वे बिल may be updated within vehicle number any number of times. ठीक है, ई-वे नंबर मतलब वो जो सेम ट्रांसपोर्टर अगर है तो वो अपनी बदलती गाड़ियों के जितनी मर्जी बार चाहे वो पार्ट बी को अपडेट कर सकता है. The latest vehicle number on the e-way bill must match the vehicle actually carrying the goods when checked by the department. तो अगर मान लो डिपार्टमेंट ने चेक वगैरह किया तो ई-वे बिल पर जो भी लेटेस्ट व्हीकल नंबर है और जो गाड़ी एक्चुअल गाड़ी है उस गाड़ी का नंबर मैच होना चाहिए. For multiple invoices, यानी सेम कंसाइनर या कंसाइनी, separate EWB, separate e-way bills must be generated per invoice. Multiple invoices cannot be clubbed into one e-way bill. ठीक है, ये हम लोगों ने बात की. मल्टीपल इनवॉइसेस का आप एक e-way बिल नहीं बना सकते. However, after generating all individual e-way bills, one consolidated e-way bill can be prepared if goods are going in one vehicle. ठीक है, इफ द गुड्स आर गोइंग इन वन व्हीकल. आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है और इसी के साथ हम लोगों का ई-वे बिल का भी रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब सेल्फ स्टडी बुक से और स्कैनर से आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो प्लीज एक बार जरूर कर लेना. तो गाइस इसी के साथ हम लोगों का ई-वे बिल वाला भी डिस्कशन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है. पूरा डिटेल रिवीजन हम लोगों ने कर लिया. नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू डू स्कैनर के क्वेश्चंस. जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे. ठीक है, सच बता रहा हूं, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM. अच्छा, जाने से पहले एक और बात बता देता हूं. रांची में 12 अप्रैल को मैं एक 5-6 घंटे का बेसिकली एक फुल डे सेमिनार करने के लिए आ रहा हूं जहां पर मैं आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बताऊंगा. तो अगर आपका अटेम्प्ट May 27 या उसके बाद है तो आप लोग उस वाले सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप में से कोई सीए फाइनल का है या आप किसी को जानते हो सीए फाइनल के लिए तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो. या अगर आप रांची में रहते हो, आप सिर्फ मुझसे मिलने आना चाहते हो तो आप मुझसे मिलने भी आ सकते हो. 12 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम तक वो होगा. उसके लिए रजिस्ट्रेशन कहां से कराना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का. तो आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. एंड आई विल सी यू गाइस फेस टू फेस ऑन 12th of April in Ranchi. Take care everyone. Thank you. Bye bye.